Hello students, how are you doing? Let's start class ninth. Next topic, uniform circular motion. On the screen, you can see bikers are riding their bikes on a circular path. है ना, सारे के सारे बाइकर्स कैसे पाथ पर गाड़ी चला रहे हैं? सर्कुलर पाथ पे ही तो चला रहे हैं। देख पा रहे होगे ना। अब यहाँ पर क्या है, एक कार वाला ड्राइवर जो है, कार वाले ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी को इसी सर्कुलर पाथ पे डाल दिया है। और ये आपने देखा होगा मेलों में जब हम जाते हैं कभी, तो वहाँ पर हमें जो ये मौत का कुआं जैसा दिखाई देता है, वहाँ पर ये आपने मोशन होता हुआ देखा होगा। ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया? क्योंकि आज हम कुछ ऐसे ही मोशन की स्टडी करने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है। ठीक है, देखिए अब ये कार भी सर्कुलर पाथ पर चलना शुरू हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन उसे समझने से पहले हम सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं उसे समझ लेते हैं। क्योंकि हमने जब मोशन को समझा तो हमने ये समझा कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी हम इन सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में इन टर्म्स को हम क्या कहेंगे, यानी हम वेलोसिटी को क्या वेलोसिटी ही कहेंगे या एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट क्या है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? उस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। इन दिस डायग्राम you can see a giant wheel is drawn, and when any person is sitting in this giant wheel, like suppose a person is sitting in this yellow carriage, and when this carriage starts moving in this direction, तो क्या होता है, वो हमेशा क्या होगा, कैरिज एक सर्कुलर पाथ पे तो घूमेगा धीरे धीरे इस तरीके से। ये कभी ये अगर मैं इसे ऐसे बना लूँ तो कभी ये यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो आपने देखा होगा ये सारे पॉइंट कैसे हैं, सर्कुलर ही तो हैं, एक दूसरे से डेफिनेट डिस्टेंस पे बने हुए हैं। इस पॉइंट से डेफिनेट डिस्टेंस पे हैं सारे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलर मोशन समझने से पहले हम एंगल समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है जब सर्कुलर मोशन पर घूमता है तो वो कुछ एंगल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर घूमने वाला है या सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ठीक है, तो वो किस तरीके से मोशन करता है? तो देखो, वो कुछ इस तरीके से मोशन करता है, ऐसे करता है ना। ये डॉट डॉट क्या है, उसकी पहली पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ही तो मोशन करता है। अब इसमें एंगल की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है वो भी समझते हैं। अगर हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट की कोई एक इनिशियल पोजीशन है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट जो है चक्कर लगाने से पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए पर थी। ठीक है, क्या थी? ए थी। क्लियर? अब क्या करते हैं हम, कुछ 5 सेकेंड मान लेते हैं कि 5 सेकेंड बाद, अब ये अभी मैं मिटाऊंगा तो ये ए मिट जाएगा। तो अब मान लेते हैं, ये याद रखिएगा कि ये पॉइंट ए है हमारा। ठीक है, 5 सेकेंड बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लिया कहाँ पहुँच गया, ये 5 सेकेंड बाद यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 5 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुँच गया। तो ये हमारी क्या थी? ये थी हमारी इनिशियल पोजीशन ए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रेफरेंस पॉइंट। और टी टाइम बाद हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, यानी 5 सेकेंड बाद हम यहाँ पर हैं, पहुँच गए ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कुछ एंगल बनाया है हमने। यहाँ से ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक एक एंगल फॉर्म हुआ है ना। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको ही हमें पढ़ना पड़ता है, बार बार सर्कुलर मोशन में पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये एंगल क्या होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में, जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, तो वो कट करने में जो एरिया स्वीप करती हैं, या कह सकते हो कि उनके बीच जो एरिया होता है, दो लाइंस के बीच में जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? उनका एंगल कहलाता है। जैसे मान लिया, सपोज करो कि एक लाइन ये है
ठीक है, और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से है। तो इनके बीच में जो एंगल है, तो ये हुआ ना एंगल, ये इस एंगल को, एंगल हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं, किससे, थीटा। तो ये एंगल हुआ ना, ऐसे यहाँ पर भी कुछ एंगल है, यहाँ पर भी कुछ एंगल है। तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो गया, ये θ4 हो गया। तो ऐसे कई सारे एंगल फॉर्म करता है ये, ठीक है। तो हम एंगल समझते हैं, ठीक। तो एंगल हमें पता चल गया है और हम वैसे पढ़ भी चुके हैं, तो कोई ख़ास नई चीज़ नहीं थी एंगल समझने के लिए हमारे लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सर्कुलर मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है। तो जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, जैसे माना कि एक पॉइंट ये बना हुआ है ए, और ये इसे थोड़ा डॉट से बना लेते हैं, ये बना हुआ है एक पॉइंट, थोड़ा बड़ा कर लें इसे ताकि डॉट सही से दिखे, ये ए पॉइंट है, ठीक है। और ये मान लिया 20 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। तो शुरुआत में कहाँ पर था, यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला। तो ये जो बीच में एंगल फॉर्म हुआ, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, इसे हमने क्या कहा है, थीटा। क्या कहा है, थीटा। इसके बीच में ये एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो वापस चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशन, स्पेस इन डिग्री और रेडियन, डिग्री या रेडियन में, बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन और सरफेसेज। जब दो सरफेस एक दूसरे को, या दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो या जुड़ रही हो, तो उनके बीच में जो एरिया होता है या जो स्पेस होता है, जैसे ये जो खाली जगह दिख रही है आपको ना, ये जो खाली जगह दिख रही है, ये दिस एरिया, या जो ये बना है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एंगल फॉर्म किया है ना, ये पूरा एक एंगल बन गया है। क्या बन गया है, एक एंगल बन गया है, ठीक है। तो एंगल बनते कहाँ पर हैं, एंगल हमेशा कहाँ पे बनते हैं, आपने देखा होगा, जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, ये बना हुआ दिख रहा है ना, ये एंगल बनता है हमेशा, एंगल ज्वाइनिंग वाले पॉइंट पर फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। एंगल्स को हमने हमेशा पढ़ा है कि वो किस में डिनोट किए जाते हैं, डिग्री में। 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, हमने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा है, एक्यूट एंगल पढ़ा है, ये सारे एंगल हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन एक टर्म ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियन। क्या लिखा हुआ है, रेडियन। ये रेडियन क्या होता है, रेडियन डिग्री की, सॉरी, रेडियन जो है वो एंगल की एसआई यूनिट है। रेडियन एंगल की एसआई यूनिट है। जैसे आप 30 डिग्री कहते हो, ऐसे ही रेडियन होता है। लेकिन रेडियन 30 डिग्री की वैल्यू कितने रेडियन के बराबर होती है हमें नहीं पता, ठीक है। हम केवल इतना जानते हैं कि जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के, ठीक है। किसके बराबर होता है, पाई के। तो जब 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर हुआ, पाई अपॉन 180 डिग्री के हुआ ना। तो डिग्री को अगर पाई में रेडियन में बदलना है, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, तो क्या करना चाहिए हमें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लें वैल्यू को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये कन्वर्जन लिखा हुआ है, अगर रेडियन से आपको डिग्री में बदलना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करिए, और अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। आपको मोस्टली यही करना होगा अभी, ठीक है। हायर क्लास में हमें रेडियन से डिग्री की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स। जैसे 30 डिग्री जो है ये पाई/6 रेडियन के बराबर होता है। कैसे होता है, हम क्या याद रखेंगे, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/180 के। किसके, पाई/180 के। तो 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 इंटू पाई/180। तो 36 कितना बचा, पाई/6। तो 30 डिग्री कितने के बराबर हो गया, पाई/6 के, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 60 डिग्री निकालें तो 60, तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू पाई/180 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 63 आंसर आ जाएगा पाई/3। ऐसे ही अगर हमें 90 डिग्री निकालना हो तो 90 इंटू
π/180 कर देंगे, कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें मान लिया कि 120 निकालना है तो 120 इंटू π/2 कर देंगे, वो π/180 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 से कर लेते हैं, 6 2 जा 62 जा एंड 63 जा, तो दिस विल बी 2π/3। ऐसे ही 180 से मल्टीप्लाई कर करके हम रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं। सबको समझ में आ गया। 30 डिग्री π/6 के बराबर, 60 डिग्री π/3 के, 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 180 डिग्री, ये सारे कन्वर्जन यहाँ लिखे हुए हैं, चाहे तो आपको याद कर लें, वरना निकालना बहुत सरल होता है, π/180 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि एंगल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमेगा इस तरीके से, तो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो दूरी है तो वो हमेशा सर्कल से ही सेंटर से नापी जाएगी। तो एंगल फॉर्म होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ थीटा एंगल फॉर्म होगा ना। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है जो सर्कुलर पाथ में होती है सबसे ज़रूरी, ठीक है, वो क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इसी डायरेक्शन में होगी, यानी वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी ना। और इसके पास लीनियर वेलोसिटी ही होगी। क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी ही होगी। कैसी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी केवल होगी ना। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है, कैसे पाथ पर घूमता है, सर्कुलर पाथ पर घूमता है, तो उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी होती हैं। कैसी वेलोसिटी होती हैं, दो। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो देखो उसके पास क्या होती है, एक तो कैसी वेलोसिटी होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो हम इसे मैं थोड़ा दूसरा पेन लेके दूसरा कलर लेके ये मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। ठीक, थोड़ा गड़बड़ बन गया, फिर से बनाता हूँ। पेन ले लेता हूँ, ये हो गया पेन। अब ये सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो उसकी पोजीशन अगर हम बनाएं तो वो कैसी होंगी, थोड़ा सा पेन हाईलाइट कर लेते हैं। तो इनिशियली वो यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर सेकंड उसकी पोजीशन इस सर्कुलर पाथ पर होगी ना। और सेंटर कुछ ऐसा होगा, तो कभी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ गया, कभी यहाँ से यहाँ गया, ये पोजीशन बदल रहा है ना, बदल रहा है अपनी। तो ये यहाँ कई एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, कई सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर एंगल की बात करें तो देखो ये यहाँ से एक एंगल ये फॉर्म हुआ θ1, ऐसे ही यहाँ से ये एंगल फॉर्म हुआ θ2, फिर यहीं से ये एंगल फॉर्म हुआ θ3, ऐसे ही एक और एंगल फॉर्म हुआ θ4। तो कई एंगल फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी होती हैं, ठीक, कैसी, एक तो होती है लीनियर वेलोसिटी, कि अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसके पास हमेशा एक वेलोसिटी सामने की तरफ भी होती है। हमेशा क्या होती है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से इधर ऐसे पाथ पर घूम रहा है तो उसके पास हमेशा क्या होती है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगी। क्यों होगी, देखो जैसे आपने कभी कभी लंगड़ को घुमा के देखा होगा, तो लंगड़ जो घुमाते घुमाते छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो जिस डायरेक्शन में छोड़ते हैं उसी डायरेक्शन में आगे चला जाता है। मान लिया लंगड़ को घुमाते घुमाते हमने इस डायरेक्शन में छोड़ा, वो इधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में छोड़ा तो इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये एक वेलोसिटी हो गई सर्कुलर मोशन में, क्या होती है, जो कहलाती है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में एक वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी तो होती ही है, और दूसरी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। कैसी वेलोसिटी होती है, एंगुलर। लीनियर और एंगुलर दोनों टाइप की वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में होती हैं। सर्कुलर मोशन में दोनों टाइप के मोशन एक साथ
पढ़े जाते हैं, लीनियर भी और एंगुलर भी। लीनियर कहाँ पे होता है? लीनियर मोशन हमेशा कहाँ होता है? सरकमफेरेंस पे। कैसा मोशन होगा? जो सरकमफेरेंस पर हम देखते हैं उसे हम कैलकुलेशन करने के लिए लीनियर मानते हैं, और सेंटर पर जितना मोशन देखा जाता है वो क्या होता है आपका? सेंटर पे जिस मोशन की स्टडी करते हैं वो कहलाता है आपका एंगुलर। ठीक है, सेंटर पे जो देखते हैं वो एंगुलर मोशन कहलाता है। तो जो सर्कुलर मोशन है उसमें दो टाइप का मोशन है, लीनियर भी है और एंगुलर भी है। ठीक है, तो पहला टर्म पढ़ते हैं एंगुलर पोजीशन, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप इसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, और इसे डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। इससे थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मान लिया इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर था, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मान लिया ए पॉइंट पर था यहाँ पर। ठीक है, और टी टाइम बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर बी पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। तो उसने कितना एंगल बनाया? थीटा। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ थीटा, तो ये थीटा क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक चल के गया ये क्या कहलाएगी? ये जो इस दूरी को कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज का लीनियर वेलोसिटी। इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो वो क्या लिखी जाएगी? डेफिनेशन होगी सर्कुलर पाथ पे, तो मान लिया वो यहाँ से ए से बी तक पहुँच गया, तो ये जो दूरी ये चली है ये वाली दूरी। ठीक है, तो ये जो ए से बी तक दूरी इसे हम एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एस से। तो ये दूरी की डेफिनेशन क्या होती है? पाथ कवर्ड ऑन द circumference क्या कहलाती है? लीनियर वेलोसिटी। क्या कहलाती है? लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर जो होगी वो क्या कहलाएगी? एंगुलर। यहाँ पर जो होगी वो लीनियर। ठीक है, सेंटर पे जो होगी वो क्या कहलाएगी? एंगुलर। और सरकमफेरेंस पे जो होगी वो क्या कहलाएगी? याद रखिएगा ये बात, जो सरकमफेरेंस पे है वो लीनियर कहलाएगी और जो सेंटर पे होगी वो एंगुलर कहलाएगी। तो दो वेलोसिटी एक साथ सर्कुलर मोशन में चलती हैं, इसीलिए थोड़ा टिपिकल टॉपिक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये तो थीटा हो गया ना, एंगुलर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो एंगुलर तो क्या होगा? यहाँ पर जो बना तो ये एंगल थीटा हुआ, और ये जो इसने दूरी ट्रेवल की ये वाली दूरी ये क्या कहलाएगी? एस। क्या कहलाएगी? एस। थीटा क्या है आपका? थीटा एंगुलर वेलोसिटी है, ए वी से एंगुलर वेलोसिटी, और जो एस है वो लीनियर वेलोसिटी है। क्या है? लीनियर वेलोसिटी। फिर से याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, एंगुलर पोजीशन कह लो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो। अब यहाँ पर कई बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन की डेफिनेशन में एक टर्म आता है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब क्या होता है? द वेक्टर या कह सकते हो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड इनिशियल पोजीशन। सेंटर एंड इनिशियल पोजीशन, ये क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। एक्चुअली क्या होगा? यही रेडियस वेक्टर ही तो मूव करके यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा। ये यहाँ से यहाँ आ गया, यही तो आया। चाहे आप ऑब्जेक्ट को घूमता हुआ मान लो, चाहे आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को घूमता मान लें, और चाहे इस सुई जैसी नोक को सुई को घूमता हुआ मान लें, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन। अब यहाँ पर ये जो दो टर्म आए हैं हमारे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन, इनको आपको समझना हो तो और अच्छा सा एग्जाम्पल एक क्या है? घड़ी। क्या ले लीजिए एग्जाम्पल? घड़ी को ले लीजिए। तो देखो, जो एक तरफ तो हमारी घड़ी बना लेते हैं, क्या है? ये हमारा इधर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये आपका कितना हो गया? 3, 12, 9, 6, इस तरीके से घड़ी बनी हुई है एक। ठीक है, और ये मान लिया उसमें एक सुई है जो 3 पर है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक कोई बंदा है, एक कोई बच्चा है
जो क्या कर रहा है, लंगड़ गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। यहाँ पर से पकड़ के लंगड़ को इस तरीके से गोल गोल घुमा रहा है इस पाथ पर, ठीक है, ऐसे करके इस पाथ पर लंगड़ को घुमा रहा है। तो ये जो लंगड़ रास्ता कवर कर रहा है, ठीक है, लंगड़ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, लीनियर वेलोसिटी। क्या कवर कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, लीनियर। और जो सुई घूमती है, तो सुई घूम के मान लिया कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। अब पहुँच गई तो सुई तो पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर हम उसका पाथ बनाएं तो वो कैसे होगी, कुछ इस तरीके से कवर करती हुई ये पूरा एरिया स्वीप करते हुए जा रही होगी ना, ये पूरा एरिया। तो जब पूरा एरिया स्वीप करते हुए जा रही होती है तो वो क्या कहलाती है, एंगुलर मोशन कहलाता है। तो जब हम एंगल से सारा मोशन देखते हैं तो उसे हम एंगुलर मोशन या एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, और जब हम केवल सर्कमफेरेंस पे देखेंगे तो उसे लीनियर कहेंगे, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर पोजीशन जो थीटा होती है, टाइम के साथ चेंज होती है, चेंज इन थीटा क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होती है, ओमेगा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर होती है, ठीक। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड हो गई ना। तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहाँ होता है वैसे यहाँ होता है। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द मोशन। कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द मोशन। खैर ये अभी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। अगर अभी आपसे रिलेशन पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जाने में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, एस डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में, टी टाइम में, टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर की उसने, ठीक है, टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर कर ली। और एंगल कितना बना, थीटा, ठीक है। तो हमने मैथ में अभी हमने पढ़ा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी। और सर्कल जो हमने एंगल पढ़ा, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या हो गया, आर्क, ये जो आपको दिख रही है दिस इज आर्क। ए से बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। तो आर्क हमने कितनी मानी है, कितनी दूरी ट्रेवल की है उसने, एस डिस्टेंस दूरी तय की है ना, एस डिस्टेंस ट्रेवल की है ना। तो आर्क कितना हो गया, एस, और रेडियस ऑफ सर्कल मान लेते हैं आर है, तो एस अपॉन आर हो गया। तो हम ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दें, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी है, तो इसकी जगह क्या कर दें, एस अपॉन आर अपॉन टी। यही तो हो गया हमारा, एस अपॉन आर अपॉन टी। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया एस अपॉन आर टी, ठीक है, एस अपॉन आर टी, ठीक। और चूंकि फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी होता है। तो हम आर टी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर ही तो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस के बराबर है ना वो हमारा। तो हम जो आपका सॉरी डिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पहले सही करके बना लेते हैं। ये जो हो गया हमारा, कितना आ गया था, ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर टी आ गया था, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी ये गलत बन गया, यहाँ पे फिर से लिखते हैं। वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया था, एस अपॉन आर टी, ठीक है। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, एस, और टाइम कितना है, टी। तो एस अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। एस अपॉन टी को हम क्या लिख देंगे, वी। एस अपॉन टी को हमने क्या लिख दिया, वी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आर हो गया ना, वी अपॉन आर। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा। तो यानी लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या करें, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दें, ठीक है। फिर जब आप पुट करोगे तो आर अपॉन टी आ जाएगा ना, एस अपॉन आर टी हो जाएगा। तो फिर एस अपॉन टी की वैल्यू कितनी होती है, वी के बराबर। तो हमने क्या कर दिया, वी
इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा फिर से, कोई डाउट नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बदलने को हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चेंज क्या होता है? एल्फा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। एल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? एल्फा से। किससे? एल्फा से। चाहे आप डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखो, चाहे एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये एक ही बात हो गई। अब जैसे हमने पढ़ा था कि इसके पास वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके पास कैसी वेलोसिटी होती है? एंगुलर भी होती है, लीनियर भी होती है। तो ऐसे ही इसके पास एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? एंगुलर और लीनियर दोनों एक्सेलरेशन होंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लीनियर वाला होता है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद चेंज इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन देखो बदल रही होती है। इस पॉइंट पे इधर जाने के लिए कोशिश कर रहा है वो, इस पॉइंट पर इधर जाने की कोशिश करेगा। जब वो इधर आ जाएगा तो इस पॉइंट पे इधर जाने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट पे इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जो हो जाती है आपकी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आगे आपके काम आने वाला है जब हम लोग पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ, तो उसमें ये हमारे काम आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला अभी डेरिवेशन आपकी सिलेबस में है नहीं, आप केवल याद रखिएगा ये क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ये रेडियस होती है और ये लीनियर वेलोसिटी होती है वी। मैंने पहले ही बताया ये क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी होती है। यहाँ पर जो होती है वो क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। यहाँ पर जो होती है वो क्या होती है? सर्कमफेरेंस पे जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी। तो ये फार्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। किस तरफ होती है? टुवार्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन कैसी हो गई? टुवार्ड्स द सेंटर। ये सेंटर की तरफ रहती है। डायरेक्शन कैसी होती है? टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड सेंटर। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द कर्व। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड तो सेम रहे, जिसकी स्पीड तो सेम रहे लेकिन डायरेक्शन बदल रही हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बदल रही है। ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी वो अगर कोई प्लेन उड़ रहा है, वो उड़ रहा है मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो बदल रही है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? 100 किलोमीटर ही है वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन इधर है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी 100 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है लेकिन डायरेक्शन इधर है। ऐसे यहाँ पर भी 100 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन डायरेक्शन इधर है। तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन बदलने से भी बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में मोशन जो होता है वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मान लिया क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, मान लिया ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, और वो वी वेलोसिटी से चल रहा है। किस वेलोसिटी से चल रहा है? वी वेलोसिटी से चल रहा है। और वो पूरा चक्कर लगाने में उसे, यानी ए से वापस ए पर आने में उसे टाइम कितना लग गया? टी लग गया। तो एक रेवोल्यूशन जो होता है उसमें उसकी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आपको पता है सरकमफेरेंस के बराबर ही होगी। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? सरकमफेरेंस के बराबर हो गई अपॉन टाइम। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो गई और टाइम टी हो गया। इतनी तो डिस्टेंस चल सकता है ये,
डिस्टेंस किसके बराबर हुई, सर्कमफेरेंस के। तो डिस्टेंस किसकी हो गई, सर्कमफेरेंस। तो इसे अगर मैं अलग से लिख दूं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये उसकी रेफरेंस पोजीशन है ए से वापस ए आने में कितना टाइम लगता है, ए से वापस ए आने में कितना टाइम लगा, टी। कितना टाइम लगा, टी। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस कितनी है, सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस के बराबर ही तो करेगा, एक चक्कर सर्कमफेरेंस के बराबर ही तो लगा सकता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस तो सर्कमफेरेंस हो गई अपॉन टाइम। अब सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर आप फार्मूला बनाओ तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस सर्कमफेरेंस है यानी 2πr अपॉन टी। तो वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन टी। सर्कुलर मोशन के लिए अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमेशा वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन टी फार्मूले से ही निकालेंगे, ठीक है। 2πr अपॉन टी। क्लियर है सबको। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म चल रहा हो। वैसे यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता, लेकिन सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी किससे बदल जाती है, चाहे तो आप बदल दो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब 10 किलोमीटर से चल रहे थे 11 किलोमीटर कर दो तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। आप 10 किलोमीटर से चलते रहो और अगर डायरेक्शन बदल दो तब भी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो जब हम सर्कुलर मोशन में चलते हैं तो हर पॉइंट पे हमारी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। पहले मैं बता चुका हूँ, चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी बदलती है, और जब वेलोसिटी बदलती है तभी तो एक्सेलरेशन होता है। सो इट इज़ ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये सारे नोट्स आप उतार लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए आप वीडियो दोबारा से देखिए, तब भी ना समझ में आए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग टुडेस सेशन कॉन्सेंट्रेटेडली। थैंक यू स्टूडेंट्स।